तो नमस्कार दोस्तों कि एक ऐसा एम्पायर जिसने साउथर्न इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसे युग का निर्माण किया जिसने एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में हिंदू रिलीजन को बढ़ावा देकर रीजनलिज्म को पार किया। और एक ऐसा एम्पायर जो कभी भी किसी दूसरे के अधीन नहीं रहा। ऐसा भी देखा गया कि मिडिल इराक के इस माइटी हिंदू किंगडम की स्थापना के बाद इस एम्पायर पर कई बार आक्रमण होता है, जिनका इस एम्पायर के किंग्स स्ट्रॉन्ग आंसर देते हैं। और एक ऐसा एम्पायर जो अपनी कैपिटल में सबसे बड़ी एकाग्रता के साथ साउथर्न इंडिया में टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेज और अदर स्ट्रक्चर्स का निर्माण करता है। तो हम बात कर रहे हैं विजयनगर एम्पायर की, जो अपने आप में फेमस है, जो नॉर्थ की मुस्लिम सल्तनतों द्वारा आक्रमण के खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है। और 12वीं व 13वीं सेंचुरी के डिसऑर्डर एंड डिसोल्यूशन के बाद हिंदू लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन के रिकंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देता है। और जैसा हमने देखा कि इंडिया के मीडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत की ही प्रमुखता से चर्चा होती है, लेकिन जिस टाइम तुगलकों और मुगलों ने उत्तर भारत में पैर जमाए थे, उसी वक्त दक्षिण में एक समृद्ध और इंडियन एम्पायर भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। एक ऐसा अनोखा एम्पायर जिसे देखकर दुनिया के दूसरे देशों के दूत और विदेशी यात्री चौंक जाया करते, वह था विजयनगर एम्पायर। जहां आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खुदाई में ऐतिहासिक अवशेष पाए गए, जिन्हें देख पूरी दुनिया के इतिहासकार दंग रह गए। और इसी विजयनगर एम्पायर को देखते हुए अब्दुल रज्जाक को जब तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख इंडिया भेजते हैं, तो अब्दुल रज्जाक इस विजयनगर यात्रा का विवरण अपनी बुक मतला सदाएं और मजमाउल बहरीन में देते हुए कहते हैं कि यह एक ऐसा नगर है जैसा न आंखों ने पहले कभी देखा और न कभी जिसके बराबरी के नगर के बारे में सुना गया। यह एक ऐसा समृद्ध नगर है जहाँ के जौहरी हीरे मोती पन्ना और माणिक्य को सड़कों पर बेचते नजर आते हैं। और इसी विजयनगर की भव्यता को देख पुर्तगाल के यात्री डोमिंगो पेस इसकी तुलना उस दौर में दुनिया के सबसे समृद्ध माने जाने वाले रोम से करते हैं। तो आते हैं विजयनगर एम्पायर पे। तो बात है यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के उदय से पहले की, जब दक्कन के हिंदू स्टेट, देवगिरी के यादव एम्पायर, वारंगल के काकती डायनेस्टी और मदुरई के पांडियन एम्पायर पर नॉर्थ से मुस्लिम्स द्वारा बार बार हमला किया जाता है। और 1336 तक ऊपरी दक्कन एरिया, जिसे अभी के समय में हम महाराष्ट्र और तेलंगाना के नाम से जानते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं से हार जाता है। और हार के बाद स्टेट का पतन हो जाता है, और जिसके बाद उस राज्य की जनता द्वारा एक जौहर किया जाता है। जौहर कहें तो एक ऐसा पुराना टाइम, वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर सेल्फ इमोलेशन करने की एक इंडियन कस्टम थी। यह जौहर वॉर के दौरान किया जाता था, आमतौर पर जब जीत का कोई मौका नहीं होता था। तो इन सब चीज़ों के बाद 1336 ईस्वी में होयसल, काकती और यादवों के अब तक के समृद्ध हिंदू राज्यों के उत्तराधिकार के रूप में विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी जाती है। अब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी राज करती हैं। पहली संगम डायनेस्टी, दूसरी सुलू डायनेस्टी, थर्ड तुलू डायनेस्टी, फोर्थ अराविदु डायनेस्टी। साल 1336 से 1649 ईस्वी तक विजयनगर एम्पायर वर्चस्व में रहता है। विजयनगर एम्पायर या इसकी पहली डायनेस्टी की स्थापना हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट द्वारा करी जाती है। एम्पायर की स्थापना के बाद पहले 2 डिकेड्स में हरिहर फर्स्ट तुंगभद्रा रिवर के साउथ के अधिकांश एरिया पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं और ईस्ट और वेस्ट समुद्रों के स्वामी की उपाधि अर्जित करते हैं। और बुक्का फर्स्ट अरकोट के मुखिया कुंडाविदु के रेड्डी और मदुरई के सुल्तान को हराकर वेस्ट में गोवा और उत्तर में तुंगभद्रा कृष्णा रिवर दोआब पर कंट्रोल्ड हासिल करते हैं। अगर बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो यह साउथ इंडिया के अधिकांश एरिया को कवर करता था। यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और तेलंगाना, महाराष्ट्र के एरिया को कंट्रोल करता था। और सेकंड डायनेस्टी सुलभ डायनेस्टी में सालुब नरसिंह ने राज किया, और इनकी एनर्जी वीक होने पर मंत्री नरस नायक को विजयनगर का मेंटोर बनाया जाता है, और यही तुलु डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर बन जाते हैं। लेकिन एक एम्पायर कभी न कभी किसी न किसी राजा के शासनकाल में अपने पिनेकल पर पहुंचता है, और ऐसा ही होता है विजयनगर एम्पायर में, जो कृष्णदेव राय के शासन के दौरान अपने चरम पर पहुंच जाता है, जहां विजयनगर की सेना लगातार विजयी रहती है। कृष्णदेव राय के टाइम पे कई इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट या तो पूरे हो गए या चालू हो गए।
तुलु डायनेस्टी में हंगामा तब हुआ जब कृष्णदेव राय का नाम राजा बनने में सबसे आगे था। वो महान, प्रतापी, स्ट्रॉन्ग, पीसफुल, बिलोव्ड, टोलरेंट और वेल बिहेव्ड रूलर थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पुर्तगालियों सहित 42 विदेशी शक्तियों को भारत से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान और कवि रहते थे, जिन्हें हिस्ट्री में अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि बाबर द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में कृष्णदेव राय को साउथ इंडिया का सबसे माइटी एम्परर बताया गया है। कृष्णदेव राय द्वारा भगवान राम को समर्पित हजारा मंदिर तथा भगवान कृष्ण को समर्पित विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया गया। इन चीजों के बाद और कृष्णदेव राय के बाद अच्युत देव राय और सदाशिव तुलु डायनेस्टी के प्रमुख शासक बनते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे राम राय की एंट्री होती है, जो कृष्णदेव राय के दामाद थे। और कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद यह एम्पायर की पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं और उस टाइम पे सदाशिव शासन कर रहे होते हैं। लेकिन राम राय उन्हें एक वर्चुअल प्रिजनर बना देते हैं और वास्तविक रूलर बन जाते हैं। उनके द्वारा सल्तनतों के साथ अपने पिछले डिप्लोमेटिक रिलेशंस से अपनी सेना में मुस्लिम जनरलों को नियुक्त किया जाता है और वह खुद को सुल्तान ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विजयनगर की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने के लिए कई युद्ध लड़े और वो इस ग्रेट एम्पायर को श्रेष्ठ रखने में सफल भी रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि राम राय दक्कन के गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर और बीजापुर के 5 सुल्तानों के मामले में इंटरफेरेंस करते हैं। उन्होंने एक दूसरे से जुड़कर उन सुल्तानों को कमजोर कर दिया, लेकिन यह नीति लंबे टाइम तक सफल नहीं रहती है। और होता क्या है कि सुल्तान राम राय की बढ़ती इस ताकत से डर जाते हैं और सभी मिलकर तालीकोटा की वॉर, जो साल 1565 में विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच होती है, जिसे राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, रायचूर और मुद्रल के किले को घेरने निकलते हैं, जहां पर 25 जनवरी 1565 को राम राय एवं संयुक्त मोर्चे की सेना में भयंकर वॉर होती है। और एक बात यहाँ पे ये होती है कि राम राय की हत्या उन्हीं का मंत्री हुसैन शाह करता है। उसने अपने मुस्लिम रिलीजन के कारण राम राय को धोखा दिया। फिर राजा राम राय की पराजय व उनकी मौत के बाद विजयनगर सिटी को निर्ममता पूर्वक लूटा जाता है और सल्तनत की सेना द्वारा हम्पी को लूट लिया जाता है और इसे खंडहर स्थिति में बदल दिया जाता है, जिसमें यह आज तक है। लेकिन फिर भी वॉर के परिणामों के प्रतिकूल रहने पर विजयनगर एम्पायर लगभग 100 ईयर्स तक जीवित रहता है। तिरुमाला देव राय अराविदु डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं और नष्ट हो चुके हम्पी को बदलने के लिए पेनुकोंडा की एक नई राजधानी की स्थापना करी जाती है और विजयनगर एम्पायर के अवशेषों का रिकंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन तिरुमाला द्वारा 1572 में एम्पायर को त्याग कर दिया जाता है और उनके द्वारा राज्य के अवशेषों को अपने 3 पुत्रों में बांट दिया जाता है और 1614 में विजयनगर एम्पायर ढह जाता है और अंतिम अवशेष 1646 तक बीजापुर सल्तनत और अन्य के साथ जारी युद्धों से समाप्त हो जाता है। तो ये रहती है बातें विजयनगर एम्पायर की उदय से लेकर इंड तक की। और कुछ बातें कि इस सिटी की खुदाई करने पर आर्कियोलॉजिस्ट को भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिलते हैं। और इन्हीं चीजों के बाद 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है। और विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास के एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। और यहाँ आके पर्यटक भी कहते हैं कि अगर प्राचीन सभ्यता को देखना है तो इससे बढ़िया जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ की हर चीज अपने आप में अपने पुराने समय को दिखाती है, जहाँ वह अपने वर्चस्व में थी। एक प्रकार से यह चीजें या विश्व धरोहर हमें बताती है कि एंसेंट टाइम में इंडिया की खूबसूरती किस तरह से अपने आप में शोभायमान थी। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।